दैन साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में एसी फंडामेंटल का जो क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा था उसका एक सीरीज चला रहे थे। तो चूंकि आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो ठीक है, ये कुछ ही क्वेश्चन रह गया है, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन हो ही गया है, 100 क्वेश्चन और रह गया है। तो 2-3 क्लास और लेंगे तो आपका टोटल इस बुक का जो आपका क्वेश्चन है कितना, 413 के आसपास क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका डेली शाम के 8 बजे जो आपका चलता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का फाउंडेशन क्लास, वह आज जो 8 बजे जो है ना, उसका टाइम आपका आज 9 बजे होगा, ठीक है। उसका टाइम 1 घंटा शिफ्ट हो जाएगा, कारण क्यों, ड्यूटी मेरा अभी लग गया है। तो हम 8 बजे करीब 7:30-8 बजे रात में आएंगे ही, ठीक है। तो उसका क्लास आपका कितना बजे होगा जी? 9 बजे होगा। और ये आपका क्वेश्चन का क्लास अभी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जुड़ जाएंगे। मनोज सिंह, ठीक है, जितेंद्र यादव, जीतन बौरी, मौर्य जी, सभी लोग जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। तो एसी फंडामेंटल का हम लोग पिछले क्लास में लगभग 12 क्लास हो गया है। 12 क्लास में 185 नंबर क्वेश्चन, वैसे 86-87 भी देख लिए थे, लेकिन वह लास्ट में बहुत तेजी से हो गया था कि सर 300 क्वेश्चन तक कर दीजिए, तो 2-4 क्वेश्चन बहुत तेजी में हो गया था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 286 से, ठीक है। 285 तक अच्छे से लगभग क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया है। तो इस सीरीज को स्टार्ट किया जाए। चलिए बताइए यदि कोई जानते हैं तो। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अनुनादी आवृत्ति रेजोनेट फ्रीक्वेंसी पर एक समानांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा। देखिए, तो आप एक चीज जान लीजिए कि प्रतिबाधा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या पूछ रहा है जी? प्रतिबाधा। तो एक अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा, क्या पूछ रहा है जी? प्रतिबाधा कितनी होगी। तो एक चीज जान लीजिए कि प्रतिबाधा का क्या होता है, आपका इंपीडेंस। इंग्लिश क्या होता है जी? इंपीडेंस जेड। प्रतिबाधा इंपीडेंस जेड। क्लियर? किसी कोई डाउट? तो प्रतिबाधा मतलब जान लीजिए क्या था जी? इंपीडेंस। तो चलिए, इसको श्रेणी समानांतर को ध्यान में रखने के लिए हम लोग कैसे इसको रखेंगे। क्या हुआ जी? क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? जल्दी बोलो जी। हम तो खुद बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर इतना तक हो गया था। दो सौ पचासी तक, 285 से आगे भी हो गया था जी। इस क्वेश्चन को क्या करे, छोड़ दे? कहां तक हो गया था, तुम ही लोग बताओ तो। 286। 90 तक हो गया था। अच्छा, 89 से सर थोड़ा सा बता दीजिए, ये सब लगभग हो गया था। चलो ठीक है,
वैसे जान लो जी, अब ये क्वेश्चन यदि स्टार्ट कर दिए हैं तो देखो, श्रेणी के लिए यदि कोई आरएलसी श्रेणी परिपथ हो, ठीक है, आरएलसी, ये यदि श्रेणी परिपथ है तो इसका हम लोग क्या निकालते थे जी, तीनों का समतुल्य। यदि इसको समतुल्य बोलते हैं तो इसको क्या, जेड होता था, इम्पीडेंस। तो चूंकि जेड बराबर फॉर्मूला होता है क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है, ये श्रेणी का यदि बात हम कर रहे हैं। चूंकि एट रिजोनेंस पे, मतलब अनुनाद आवृत्ति पे, एट रिजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ये अंडर रूट होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। चूंकि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या जी, जीरो। तो कितना आएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट बराबर कितना जी, आर, यानी जेड बराबर क्या आ गया, आर आ गया। क्लियर है, जेड बराबर क्या आ गया जी, आर आ गया, श्योर। तो जब जेड बराबर आर आ गया तो अब ये बताओ, ये जो इंपीडेंस आया ये कम आया कि अधिक आया, ये इंपीडेंस कम आया। कारण क्यों, बिना रिजोनेंस का देखिए, ये इसके साथ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर भी ऐड था, लेकिन जब रिजोनेंस हो गया तो केवल आर आ गया। तो सीरीज के लिए इंपीडेंस क्या होगा, न्यूनतम, सीरीज के लिए न्यूनतम, किसके लिए जी, या श्रेणी के लिए। लेकिन समानांतर में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। समानांतर में इसका क्या होता है जी, उल्टा होता है। तो यदि यह न्यूनतम है तो यह क्या हो जाएगा, समानांतर में अधिकतम हो जाएगा। हमें पूछा गया किसके लिए, समांतर अनुनाद के लिए, तो ये हम श्रेणी का निकाल लिए, जस्ट इसका उल्टा। अरे जैसे आप लोग प्रतिरोध में जो फॉर्मूला निकालते हैं, क्या करते हैं, श्रेणी में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। समानांतर में जैसे इसका उल्टा हो जाता है, तो उल्टा क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जी, अधिकतम, राइट आंसर। अब है वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है, ठीक है। आपका वो वाला एक दो क्वेश्चन के बाद ही आ जाएगा जी, 89 क्वेश्चन, ठीक है। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है कहलाती है, अरे जिस फ्रीक्वेंसी पे अनुनाद होता है उसे अनुनाद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, जिस फ्रीक्वेंसी पे अनुनाद होता है उसे क्या कहते हैं, अनुनाद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अनुनाद के लिए कंडीशन क्या है, अनुनाद के लिए क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी, अरे यही ना होता है। तो क्या होता है, चूंकि एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो वैसे इसका अनुनाद का इंग्लिश क्या होता है जी, रेजोनेंस। पता है, इसी इंग्लिश को यह लिख दिया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। और क्या होगा वो भी देख लो, एक्सएल बराबर एक्सी तो होता क्या है, ओमेगा एल, और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। इस ओमेगा को इधर लाएगा, उस एल को उधर ले जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/LC, ठीक है। तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC। तो ओमेगा का होता है 2πf, एफ के जगह पर FR दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अनुनाद के लिए बात कर, रिजोनेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो 1/√LC। तो इसी तरह से यदि FR निकालेंगे तो 1/2π√LC, यह होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस आवृत्ति पर क्या होता है जी, मतलब रिजोनेंस पर अभी क्या देखे, ये रिजोनेंस की है, रिजोनेंस का केस लिखे, एक्सएल बराबर एक्सी, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया ये। तो रिजोनेंस पर जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और वो फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। रिजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वह रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है कितना, होता है कितना, तो 1/2π√LC। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है,
इंडक्टर पर और कैपेसिटेंस वैल्यू पर, इंडक्टेंस वैल्यू पर और कैपेसिटेंस वैल्यू पर। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटिव सर्किट में, देखो श्रृंखला है, प्रतिरोधी है, कैपेसिटिव सर्किट है। श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटिव सर्किट में, क्लियर है? तो कैसा सर्किट है जी? आरसी सर्किट, सीरीज में है और आर है और साथ में क्या जी? सी है, यही ना जी? आर है और क्या है? सी है। तो सिविल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए झट से। सिविल में सी में आई क्या है? आगे है। सी में आई आगे है, यानी कैपेसिटर में करंट आगे, करंट आगे तो वोल्टेज का पीछे। हमें वही पूछ रहा है कि श्रृंखला कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट को निर्धारित करता है। ठीक है, करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है। वोल्टेज करंट के साथ फेज में होता है। देखो फेज में तो होता है नहीं, करंट के साथ इसमें फेज का अंतर होता है कितना जी? 90 डिग्री का। प्योर रहेगा तब, लेकिन प्योर तो है नहीं, उससे क्या होगा जी? कम होगा। करंट के साथ वोल्टेज 180 डिग्री के आउट ऑफ फेज में, ये भी नहीं होगा। अब बच गया क्या? तो श्रृंखला प्रतिरोधी कैपेसिटिव सर्किट में करंट को, सॉरी करंट किसको जी? करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि करंट यदि वोल्टेज को निर्धारित कर रहा है तो बड़ा कौन हुआ? हम किसी व्यक्ति को निर्धारित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अपने अनुसार चला रहे हैं। एक बॉस है, एक वर्कर है, एक बॉस है, एक वर्कर है। तो बॉस क्या करता है? वर्कर को निर्धारित करता है। वर्कर को, बॉस जो है वर्कर को कितना रखना है, कितना काम करवाना नहीं करवाना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, क्वेश्चन थोड़ा क्या किया जी? घुमा दिया। इसमें आगे पीछे नहीं किया है, शब्द को चेंज कर दिया है, सब लड़का फंस जाएगा। देखो वोल्टेज करंट को निर्धारित करता है, इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज आगे, और करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है, इसका मतलब क्या हो गया जी? करंट आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज, यह पॉइंट कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, जो तुम लोग पढ़ रहे हैं कि लीडिंग होता है लैगिंग, अरे ये फार्मूला लगा दिया, सी में आगे होता है, सी में करंट आगे होता है। बात तो सही है, सी में करंट आगे होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ऑप्शन थोड़ा दिया है कि करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लीडिंग, ऐसे करके नहीं दिया है। अब कहता है निर्धारित करता है। निर्धारित करने का मतलब क्या? अरे निर्धारित करने का मीनिंग समझो। हम यदि किसी को निर्धारित कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उससे आगे हैं, लीडिंग है, तब तो हम दूसरे को निर्धारित कर रहे हैं। बड़ा आदमी, बड़ा पावरफुल ही कम वाले को क्या करता है जी? निर्धारित करता है, अपने अनुसार उसको चलाता है। यदि हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो मेरे से जो ऊपर अधिकारी है वो हमको निर्धारित करता है, तो वो मेरे से आगे है, लीडिंग है, उसका ग्रेड पे अधिक है, सीनियरिटी में वह अधिक है। क्लियर? तो यहां यह क्लियर हो गया। तो करंट वोल्टेज को निर्धारित करता है, इसका मतलब हुआ कि करंट इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का तुम लोग चर्चा कर रहा था ना जी। सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा, देखो शॉर्ट सर्किट धारा का हम लोग लिखते हैं आईएससी, डिनोट करते हैं आईएससी। शॉर्ट सर्किट धारा क्या होता है जी? शॉर्ट होने पर यदि जी, शॉर्ट होने पर सर्किट से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो शॉर्ट सर्किट धारा कहलाएगा। कैसे समझो, ये कोई प्रतिरोध है, बल्ब लगा लो, छोड़ दो, ये बल्ब का है, गर्म तार ठंडा तार हो जाएगा, और यहां से सप्लाई दे रहे हैं। तो अभी जो विद्युत धारा पास कर रहा है ये शॉर्ट सर्किट विद्युत धारा पास नहीं नहीं है, ये सिंपल आई है। यदि इसको ऐसे शॉर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे जी? शॉर्ट कर देंगे, तो इससे जो विद्युत धारा पास करेगा आईएससी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा जी? शॉर्ट सर्किट धारा कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा जी? शॉर्ट सर्किट धारा कहलाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है सोलर सेल है, अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा आईएससी तथा ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ओपन सर्किट वोल्टेज क्या हो गया? अब कोई एक बल्ब है, प्रतिरोध ले लो, जो लेना है वो ले लो, बल्ब का भी प्रतिरोध होता है। अब यहां से वोल्टेज दे रहे हैं। अब यदि यह तार टूट जाए, यह तार यदि टूट जाए तो यह यदि ओपन हो जाएगा, तो इसके और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा
क्या होगा, जो सप्लाई वोल्टेज वही वोल्टेज होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा यहाँ पे। तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या जी, VOC। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या जी, VOC। और शॉर्ट सर्किट धारा क्या, ISC। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। के गुणनफल से, इस दोनों के गुणनफल से जो अनुपात आता है, तो क्या क्या है, सोलर सेल अधिकतम शक्ति, पहला पॉइंट। अधिकतम शक्ति मतलब P मैक्स। देखो यह क्वेश्चन समझने से तुमको होगा क्या ना, जब कभी भी सोलर सेल घर में लगवाएगा, सोलर प्लेट लगवाएगा, तो सोलर प्लेट से संबंधित तुम्हारा बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। देखो मैक्सिमम पावर, क्वेश्चन में क्या दिया है, सोलर सेल से मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर का शॉर्ट सर्किट धारा ISC है, तथा ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है जी, VOC है। के गुणनफल से, ठीक है, मैक्सिमम पावर का अनुपात। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ऊपर में मैक्सिमम पावर है, नीचे में क्या है, शॉर्ट सर्किट धारा है और सर्किट वोल्टेज है। तो यहीं से तुम्हारा निकल जाएगा फॉर्मूला अब किसका। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में लिखल है P मैक्स, पावर मैक्सिमम, बट्टे में क्या जी, ISC और VOC। देखो करंट वोल्टेज पावर होता है और ऊपर में भी पावर है, पावर से पावर कट जाएगा। फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसीलिए जो इसके बराबर जो जो हम लिखेंगे उसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं क्या जी, फिल फैक्टर। क्या बोलते हैं जी, फिल फैक्टर, इंग्लिश में फिल फैक्टर, FF, फिल फैक्टर। तो याद रखेगा, सोलर प्लेट का क्या होता है जी, फिल फैक्टर होता है। देखो फॉर्म फैक्टर पढ़ा चुके हैं, पिक फैक्टर पढ़ा चुके हैं और RMS पढ़ा चुके हैं। जो नहीं कुछ जानता है, एकदम पूरा गोबर गणेश है, केवल उसको यह पता होगा कि अरे पिक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS क्या होता है। कहेगा सर ये तो हम जानवे करते हैं, फॉर्म फैक्टर बराबर पिक फैक्टर का फार्मूला लिखाने का आसान तरीका बताए थे आपको। फार्मूला में पिक है, पिक मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू V मैक्स बट्टे में, और फैक्टर नीचे में क्या जी, RMS वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पिक फैक्टर का फार्मूला। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, FORM। देखो ये फॉर्म फैक्टर होता है, FORM, फॉर्म फैक्टर। तो FORM में RM लगा हुआ है पहले, तो ऊपर में लिख देंगे RMS, अब बट्टे में क्या जी, औसत मान। ठीक है, औसत मान। तो ये भी हमको पता है, पिक फैक्टर भी पता है, RMS वैल्यू जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर होता है। तो तीन को तो जानते हैं, इसमें से जो है मैक्सिमम वैल्यू, शॉर्ट सर्किट धारा और ओपन सर्किट वोल्टेज, ये सब तो इस पिक फैक्टर में, फॉर्म फैक्टर में, RMS में तो होता ही है नहीं। तो एक एक ऑप्शन बच गया, फिल फैक्टर। तो होगा क्या, फिल फैक्टर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिल फैक्टर। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, फिल फैक्टर। अब जो हम लोग मार्केट से सोलर प्लेट लेते हैं, उस सोलर प्लेट पे देखना ये फिल फैक्टर लिखा हुआ रहेगा। तो आज सोलर प्लेट के लिए फिल फैक्टर का मान, सोलर प्लेट के लिए FF का मान, फिल फैक्टर का मान 0.7 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब तुम खरीदने जाएगा सोलर प्लेट, सोलर सेल, ठीक है, तब ध्यान में रखना कि जिस सोलर प्लेट का, जिस सोलर से संबंधित आप खरीद रहा है सोलर प्लेट, उसका यदि फिल फैक्टर 0.7 से कम है तो कवारा में फेंक देना, वो फालतू का चीज है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोलर प्लेट का
फिल फैक्टर 0.9 होता है। आइडियली आदर्श फिल फैक्टर पूछेगा तो कितना जी? 8। आदर्श फिल फैक्टर, अरे जिस तरह से पावर फैक्टर नहीं होता है जी, उसी तरह से समझो यहाँ पे फिल फैक्टर। फिल फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ये सब पॉइंट नोट कर लेगा। फिल फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, क्लियर है? फिल फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। फिल फैक्टर का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। आइडियल आदर्श के लिए, आदर्श सोलर प्लेट के लिए फिल फैक्टर का मान कितना होगा जी? 1। और बहुत अच्छा, यदि सोलर प्लेट है तो फिल फैक्टर का मान 0.9 या 0.8 तक भी चलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या आ जाएगा जी? फिल फैक्टर। चालकत्व किसके सदृश होते हैं? अब कहो, चालकत्व पूछ रहा है तो चालकत्व क्या हो जाएगा जी? यह चुंबक, वैसे ये तो आपका संबंधित है, अभी जो चुंबक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित है। तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है रिलक्टेंस ये सब, ठीक है? तो फिर भी यह क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है। किसके सदृश पूछ रहा है आपका, ठीक है ना? किससे यह संबंधित है? जल्दी कोई बताएगा? तो पहले इस सब को जान लो, क्या क्या होता है। यह होता है रिलक्टेंस। तो चुंबक में एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, और ये होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है? म्यू, परमिएबिलिटी क्या जी? म्यू। तो देखो, परमिएबिलिटी का मतलब पास करना, ध्यान में रखना। P4 पास करना, क्या चीज को पास कराएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स को। यह पहले ये जान लो, विद्युतीय परिपथ। विद्युतीय परिपथ, और यहां हम दे रहे हैं क्या जी? चुंबकीय परिपथ। समझो, विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा किसके समान? चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के समान। क्लियर? इसमें ईएमएफ किसके सदृश? सदृश मतलब समानता, ठीक है? सदृश मतलब समानता। ईएमएफ, तो इसमें क्या जी? एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। रेसिस्टेंस आर, इसमें क्या होता है? रिलक्टेंस। वैसे चुंबक चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, आज का टाइमिंग चुंबक चैप्टर का आपका 9 बजे रात है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, 8 के बदले आज कितना जी? 9 बजे रात में। रिलक्टेंस, ठीक है? एस से डिनोट करते हैं शायद, देख लेना क्या है नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से चुंबकीय परिपथ में विद्युत धारा आता है, समझिए मैग्नेटिक परिपथ में फाई विद्युत धारा एक प्रकार का फ्लक्स। ईएमएफ होता है तो यहाँ क्या होता है जी? एमएमएफ होता है, ठीक है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। रेसिस्टेंस, रिलक्टेंस। तो कंडक्ट, चालकत्व तो आपको कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो चालकत्व क्या होता है? विद्युत धारा को पास कराता है। अरे चालकत्व क्या करता है जी? विद्युत धारा को पास कराता है। तो सेम उसी तरह से परमेबिलिटी, इसमें विद्युत धारा किसके समान है? फ्लक्स के समान है। विद्युत धारा किसके समान है जी? फ्लक्स के समान है। तो ये फ्लक्स किसको पास करवाएगा? ये फ्लक्स जो पास करवाता है वो कौन जी? परमिएबिलिटी। जगह नहीं है, यहां पे लिख लो। इधर चालकत्व और इधर क्या लेगा? परगाम्यता। इधर लिखेगा परगाम्यता, इधर लिखेगा चालकत्व। इसको मिटा के ये लिख लेना, फिर इसके बाद इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं। चालकत्व, और यहां क्या लिख लेगा जी? पारगम्यता, ठीक है? आप जानबे करते हैं प्रेरक इंडक्टर, प्रेरकत्व इंडक्टेंस।
क्लियर? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। चालकत्व किसके सदृश है? चालकत्व किसके समान है? परगम्यता के समान है, पारगम्यता के समान है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे डिटेल से ही पूरा चुंबक चैप्टर में। ये तीन ही नहीं होता, और सारा 4 को 5 को और लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अरे अभी जस्ट ना है देखे हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम देख लो तो जी। प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r क्या होता है? 1/r इजकल टू क्या होता है? जी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट पर है, कंडक्टेंस। सी इज द राइट आंसर। 91 का सी, कंडक्टेंस। इंपिडेंस क्या होता है जी? जेड होता है। कूलम जानते हैं, हेनरी एच होता है। इंडक्टर का यूनिट हेनरी होता है। इंडक्टेंस का यूनिट। कूलम किसका यूनिट होता है जी? सी, आवेश का, या आवेश का यूनिट होता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं जी? यानी 1/r इजकल टू जी। यूनिट क्या होता है? महो। महो यूनिट होता है, जिसे हम लोग सीमेंस कहते हैं। एसआई मात्रक। कंडक्टेंस का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या जी? सीमेंस, या साइमेंस भी बोला जाता है इसको, साइमेन बोला जाता है, सब बोलिए चलेगा। चालकत्व डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे फिर तो वही चीज आ गया। अरे जस्ट इसका उल्टा हो गया जी। अब ये ना पढ़े हैं चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी। अब ये क्या पढ़े थे? जी इजकल टू 1/r। तो चालकत्व किसका जी? प्रतिरोध का ना जी। सी। देखो जल्दी बताओ, किसी कोई डाउट है? बहुत आसान क्वेश्चन सब है ये। अब यह क्वेश्चन सब भी किसी को नहीं बन रहा है तो समस्या है, समस्या नहीं, बहुत बड़ा समस्या है। क्लियर? अब फिर से इसका हम मात्रक उतरक सब ना लिखेंगे। इंपिडेंस का मात्रक ओम होता है। ये सब बहुत पहले पढ़ा चुके हैं जी। जेड, किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड पावर को डॉट डॉट में संपूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्टेंस जी और भी वोल्टेज के रूप में दिया जाता है। देखो, किसी प्रतिरोध में, कोई प्रतिरोध है, कहेगा इस प्रतिरोध के द्वारा डेसिपेटेड पावर लिखा जाए, तो ये वोल्टेज है, यह प्रतिरोध है। तो जब वोल्टेज और प्रतिरोध मालूम हो तब आपको पावर लिखना। भाई पावर का फॉर्मूला लिखना है, वोल्टेज मालूम है, प्रतिरोध मालूम है। तो P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? V²/R। यही ना होता है जी। अरे फॉर्मूला P बराबर V²/R शक्ति। अभी जस्ट हम पढ़े, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r और गुने क्या जी? V²। एक ही चीज है भाई। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं 1/r बराबर क्या? जी। जी 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 फोर कंडक्टेंस। तो P बराबर क्या जाएगा? V²। 1/r का क्या हो जाएगा जी? जी। तो जी लिख दो, इंटू क्या जी? V²। यही फॉर्मूला वाट हो गया। यही फॉर्मूला हमें पूछा जा रहा है, V² जी। तो ए इज द राइट आंसर। प्रतिरोध ना दिया है इस बार ऑप्शन में, जी दे दिया। अब तो कहेगा कि सर ये तो कोई फॉर्मूले ना होता है, का करे? का करे नहीं, 1/r होता है जी, तो वो कर देंगे। जानते हो क्या किया? घुमा दिया, अब बहुत बड़ा चीज घुमा दिया। आपको पूछ देगा क्या? मोहो इंटू वोल्ट स्क्वायर क्या होगा? मोहो इंटू वोल्ट स्क्वायर क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा, वाट होगा। अब ऐसे ऐसे घुमा कर क्वेश्चन सब पूछने लगा है। ऐसे ऐसे घुमा कर क्वेश्चन पूछने लगा है। क्लियर? बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत कम क्वेश्चन हुआ जी, हम तो सोचे थे कुछ और। चलो
एक और वीडियो कर देते हैं। ससेप्टेंस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो जान लो ये सब पॉइंट सब। 1/r होता है कंडक्टेंस, क्लियर, जिसे हम लोग जी से सूचित करते हैं। 1/x होता है ससेप्टेंस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। इसका भी यूनिट होता है महो, इसका भी यूनिट होता है महो। ओम का उल्टा है सब। और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं जी? रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है जी? ओम होता है। इसका प्रतिरोध का भी यूनिट क्या होता है जी? ओम होता है। तो हमें क्या पूछा है? ससेप्टेंस। ससेप्टेंस का मतलब क्या होता है जी? बी, ठीक है ना। रिएक्टेंस के उल्टा ससेप्टेंस। और पता है इंपिडेंस का उल्टा क्या होता है? 1/z। इसका उल्टा होता है एडमिटेंस, y। और इसका भी यूनिट क्या होता है जी? महो। इसका भी यूनिट क्या होता है जी? महो। इसको क्या बोला जाता है? इंपीडेंस। यूनिट क्या होता है? ओम। सब क्या हुआ जी? कट रहा है इधर से ना। अच्छा चलो अब उसको हम क्या करें, थोड़ा सा कैमरा में धक्का लग गया जी। उधर थोड़ा सा लिखेंगे ही नहीं, चलिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है ससेप्टेंस, तो ससेप्टेंस मतलब किसका? रिएक्टेंस, 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 रिएक्टेंस। अब तो मामला फंस गया। के रूप में व्यक्त किया जाता, अच्छा, के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा तो है नहीं। हमें केवल इस बार मात्रक पूछा है, तो सारे मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सीमेंस। अब जस्ट ना बोले हैं जी। महो बराबर क्या होता है जी? सीमेंस। महो बराबर क्या होता है जी? सीमेंस। महो बराबर होता है सीमेंस एस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आपको केवल मात्रक पूछा है। ससेप्टेंस शब्द के रूप में, ससेप्टेंस जो है सीमेंस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लियर। और क्या होता है देख लिए। ये वैसे ससेप्टेंस रहता, कंडक्टेंस रहता तब पर भी यही आंसर होता। ठीक है, उसके बाद एडमिटेंस रहता फिर भी वही आंसर होता है। मात्रक पूछा है, जानते हो ससेप्टेंस के जगह पर कंडक्टेंस रहता फिर भी वही आंसर होता है, और एडमिटेंस रहता फिर भी सीमेंस से आंसर होता। आपको मात्रक पूछा है, तो ये सारे मात्रक महो जितना है सारे का मात्रक क्या होता है जी? सीमेंस होता है। राइट आंसर। चलिए आगे। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किसमें होता है? डबल एनर्जी ट्रांजिएंट, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट, क्लियर। समझो डबल एनर्जी ट्रांजिएंट क्या होता है। आपको हम बताए हैं, तीन गो हम लोग पढ़ते हैं पूरा इलेक्ट्रिकल में एलिमेंट यानी ब्रांच कहते हैं। एक पढ़ते हैं प्रतिरोध, एक पढ़ते हैं प्रेरकत्व, और एक पढ़ते हैं संधारित्र। मतलब रेसिस्टर, इंडक्टर, और क्या जी? कैपेसिटर। ये जो रेसिस्टर होता है ना, यह एनर्जी आपको डेसिपेट करता है, उस समय के रूप में आपको एनर्जी प्रदान करता है, देता है। पावर हमेशा ये क्या करता है? डिसिपेट करता है। लेकिन ये जो एल है और ये सी है, यह एनर्जी को कंज्यूम यानी अपने में एनर्जी को स्टोर करता, रखता है। ये क्या करता है जी? कंज्यूम करता है। ये क्या करता है जी? कंज्यूम करता है। तो यह एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ये भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो दो गो एनर्जी हो गया, तो इसको डबल एनर्जी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे जी? डबल एनर्जी। एक यदि आ, तो डबल एनर्जी
तो डबल एनर्जी कहने का मतलब यदि हम सर्किट आर एल और सी लिख रहे हैं तो आपको आर वाला तो एनर्जी डेसिपेट करता है, ये तो रखता है नहीं। तो केवल आर एल और सी का यदि हम बात करेंगे तो देखिए इंडक्टर जो है चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर जो है विद्युत स्थैतिक एनर्जी स्टोर करता है। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। और रेजिस्टर पावर को क्या करता है जी, डेसिपेट करता है। तो एनर्जी स्टोरिंग हो गया इंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया आपका क्या जी, कैपेसिटर। तो ये दोनों तो एनर्जी को स्टोर किया। अरे कैपेसिटर जो फैन वाला जो होता है ना कंडेंसर, उसको क्या कर लेना जी, निकाल लेना, और निकाल करके दोनों तार को क्या करेगा, बोर्ड जैसे निकाला है वैसे फिर बाद में लगा भी देना, नहीं घर में रखा होगा तो चेक कर लेगा। कैपेसिटर को बोर्ड के प्लग में जैसे है ना वैसे दोनों तार लगा दो, लगा करके 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट के बाद फिर निकाल लो, और कैपेसिटर का दोनों तार को ऐसे करके टच करेगा ना तो बहुत जोर से स्पार्क लेगा, चिंगारी निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप पर एनर्जी स्टोर किया, जैसे बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है उसी तरह से वो एनर्जी स्टोर किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो हमें पूछ रहा है कि डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होगा, मतलब डबल एनर्जी ट्रांसमिट किस में होगा। तो दो गो एनर्जी होगा तब ना जी। इसमें देखो आर एल है, एक ही गो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है तो सिंगल हो जाएगा। शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट, तो शुद्ध रूप से प्रेरक सर्किट मतलब इसमें भी एक एल है, एक ही एल है, और ये एलसी सर्किट है और ये आरसी सर्किट है। तो आर तो हो गया पावर डेसिपेट, इसमें भी एक के गो सी है तो एक के गो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, लेकिन यहाँ एल है और सी है, यहाँ में दो गो, ये भी एल भी एनर्जी स्टोर करेगा, सी भी एनर्जी स्टोर करेगा। तो डबल एनर्जी जो ट्रांजिएंट होगा, डबल एनर्जी जो ट्रांसमिशन होगा वह किस में होगा जी, आपका एलसी सर्किट में होगा। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी। अरे एगो एनर्जी एल, दूसरा एनर्जी सी, तो डबल एनर्जी चाहिए तो डबल एनर्जी एल सी में होगा, एल एक एनर्जी सी एक एनर्जी, तो दो एनर्जी हो गया। क्लियर, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर बहुत अधिक वोल्टेज है वहां यदि हम लोग धारा को मापते हैं तो देखो बहुत अत्यधिक वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बहुत अत्यधिक धारा को मापने के लिए धारा ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो हमें धारा को मापना है उच्च वोल्टेज पर तो करंट ट्रांसफार्मर आ जाएगा। अरे करंट शंट लिखा गया जी, सॉरी, ये करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे है सीटी। बहुत अत्यधिक धारा मापने के लिए देखो हाई वोल्टेज हाई करंट पर, वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई करंट जहां पे रहता है वहां पर वोल्टेज और करंट जो मापा जाता है सीटीपीटी के द्वारा। ध्यान में रखना, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उस समय सीटीपीटी पढ़ेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सीटीपीटी का नाम है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। वह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो मापता है वोल्टेज और करंट को। करंट ट्रांसफार्मर करंट को मापेगा और वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, एक्चुअल में वह स्टेप स्टेप अप स्टेप डाउन वाला सिस्टम पर काम करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है जी, पीटी, उच्च वोल्टेज मापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, और उच्च करंट मापने के लिए आपका करंट ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। अगला 5 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी की अवधि काल कितना होगा। देखो अवधि काल मतलब पहले समझ जाओ, आवर्त काल, इंग्लिश क्या होता है जी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी। तो आवर्तकाल फॉर्मूला टाइम पीरियड टी बराबर होता क्या है, 1/f। हमें पूछा है 5 किलो हर्ज, 1/, यार इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं जी। 5 किलो है तो 5000 कर दो। क्लियर, अब कितना होगा, 0., तो ये कितना हो जाएगा जी, चलिए 0., तो 10, फिर 0, फिर 0, नहीं काम चलेगा, फिर 0, फिर 0, 1000 हुआ, नहीं काम चलेगा, फिर 0,
फिर शून्य, 10,000 हो गया, काम चल जाएगा। 5 गुना 10,000 2। क्लियर। लेकिन सभी जगह दिया है मिली में, तो मिली में दिया तो 1000 से भाग दे दो, 0.0002। अब बट्टे में क्या जी, 1000। अरे मिली में कन्वर्ट करना है जी, 1000 से गुना करो ऊपर करके, तो 1000 से लगभग यदि गुना करेगा, मिली दिया नहीं, हमें मिली में जाना है, ठीक है। तो 1000 से गुना करेगा तो आ जाएगा 0.2 मिली सेकेंड। ये आ जाएगा 0.2 मिली सेकेंड। कोई चेक करो तो जी, सही है मेरा? भाग दिया हुआ 5000, 1 बट्टे में 5000.10, तो 10 हो गया। अब 3 को शून्य दिए हैं, ठीक है जी, मेरे अनुसार तो ठीक है। वैसे फिर भी चेक कर लो तो बताएगा कोई जल्दी कमेंट करके, सही है तो। मौर्य, मनोज सिंह, यादव जी बताइए तो। क्वेश्चन नंबर कितना है? 297। ठीक है, 0.2 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक। एसआई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है जी? हर्ज होता है। हर साइंटिस्ट का नाम है, देखो, साइकिल प्रति सेकेंड इजकल टू ही क्या होता है जी? हर्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का आपका परिभाषा क्या होता है? आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है? न प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को, प्रति सेकंड साइकिलों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड है, सेकंड नीचे है, तो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है 1 बट्टे में सेकंड बराबर क्या हो जाएगा जी? आपका हर्ज हो जाएगा, या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा जी? हर्ज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। ऐसा प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, जानते हैं। एसी धारा की समय अवधि 0.02 सेकेंड है, इसकी अब आवृत्ति कितनी होगी? अरे ये क्वेश्चन सब कितना बार आ चुका है जी, तो जस्ट इसको हम लोग दे दिए हैं, समय अवधि दिया है जी, टी बराबर कितना दिया है? 0.02। क्लियर। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/t, आवृत्ति बराबर, तो 1/में 0.02, दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटा दो तो 100/2 बराबर कितना जी? 50 हर्ज। ये सब याद रखना। भारत की आवृत्ति 50 हर्ज, तो समय अवधि टाइम पीरियड कितना? 0.02 सेकेंड। 50 हर्ज, बी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 50 वाट लिखा है, 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, चार्जर है, बल्ब है, टीवी है, रेडियो, फैन, दिस डैट, मोटर, जनरेटर, फनेटर, एनेटर, पनेटर, जितना भी चीज आपके घर में दिखाई दे रहा है, विद्युत इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, आयरन हो, फ्रिज हो, सभी हो, उस किसी पर यदि करंट लिखल है, वोल्टेज लिखल है, और पावर, जो भी चीज लिखा है, करंट वोल्टेज, वो जो करंट वोल्टेज होता है वह उस पर आरएमएस मान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी इलेक्ट्रिकल युक्ति है, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सारे पर जो रेटेड करंट होता है, रेटेड वोल्टेज होता है, वह रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज क्या होता है जी? आरएमएस मान होता है। ठीक है, तो ये जो 230 वोल्ट आपके 50 वाट वाले विद्युत प्रेस है, उस पे जो लिखा गया है 230 वोल्ट, या 230 वोल्ट क्या अधिकतम है, औसत है, क्या है? आरएमएस मान है। ठीक है, तो केवल वोल्टेज जान लेने से नहीं होगा, अब हम लोग आगे निकल चुके हैं, आगे पढ़ रहे हैं, तो क्या आ जाता है? आरएमएस मान होता है। ठीक है, आरएमएस मान होता है, ध्यान में रखेंगे। आपका आज का क्लास जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चैप्टर चल रहा है, वो आपका रात के 9 बजे होगा। 8 बजे के बदले क्या हो जाएगा जी? 9 बजे हो जाएगा, कारण कि मेरा ड्यूटी लग गया और 8 बजे मेरा ड्यूटी खत्म ही होगा। क्लियर। चले चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं आपको क्या जी अगले क्लास में। लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग कर दिए हैं। अब स्लाइड फिर चेंज करना पड़ेगा, तो एक और स्लाइड रह गया है, केवल 100 क्वेश्चन के आसपास है उसमें। तो चलिए अगले क्लास में उस स्लाइड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 300 से आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 301 से। किसी कोई डाउट, किसी को समस्या बोलेगा। चलिए धन्यवाद।